सभी गुरुवरों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का गुरुवर क्लासेस में। आज हम चर्चा कंटिन्यू करने वाले हैं SCERT एंड NCERT साइंस की सीरीज़ की अपनी क्लास नंबर 6 पर। जो हम पार्ट 1 6 to 8 की NCERT साइंस किस्ट पढ़ रहे हैं, SCERT साइंस किस्ट पढ़ रहे हैं, उसकी ये क्लास 7 होने वाली है। जो लोग देख रहे हैं वो निम्न ग्रुप में से किसी एक ग्रुप से हो सकते हैं: यूपी टेट पेपर 2 साइंस ग्रुप, सुपर टेट, या जो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो, जो जूनियर एडिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो सीटेट पेपर 2 साइंस ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, DTPLSP TGT नेचुरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जनरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं किसी भी वैकेंसी के लिए। ठीक है, ये हमारा सिलेबस है जिस पर हम फोकस कर रहे हैं और हम इस पर नहीं, मौज के साथ हमने कोशिका से अंग तंत्र तक यूनिट 6 कवर कर ली थी। यूनिट 7 किशोरावस्था एवं विकलांगता, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसकी खास बात यह है कि ये स्पेसिफिकली SCERT में दे रखी है। ठीक है, तो उस हिसाब से पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, दोनों ही टॉपिक बढ़िया हैं और इनकी आज हम चर्चा करेंगे। जिसने इससे पुरानी हमारी वीडियो नहीं देखी है वो पहले इस वीडियो को देख लें, उसके बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाए और वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप आलसी महसूस कर रहे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके भी ये वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। मेरे बारे में कुछ सब जानते ही हैं जो प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे। सगुन कौशिक, एंजॉयज राइटिंग, ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिजिक्स ऑनर्स, डाइट कांट, BTC, यूपी टेट, CTET, DTPLSB और यूपी असिस्टेंट टीचर, ये सब क्वालिफाइड हैं। किशोरावस्था और विकलांगता ये यूनिट 7 है जिसे आज हम कवर करने वाले हैं। तो SCERT क्लास 8 में चैप्टर 8 है किशोरावस्था। जो महत्वपूर्ण होगा केवल उसे ही पढ़ेंगे। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है, मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है, तो किशोरावस्था किसे कहते हैं? जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था 11-12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष तक रहती है, जिसे हम टीन एज भी कहते हैं। ठीक है, मैं चर्चा करता हूँ इस बात की। टीन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि 13 से लेकर 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, तो ये 11-12 वर्ष से प्रारंभ होगा, 18 से 19 वर्ष तक रहती है, इसे टीन एज भी कहते हैं। किशोरावस्था में उम्र के साथ शारीरिक बदलाव होते हैं। बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा किशोरावस्था का प्रारंभ 1-2 वर्ष पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। यही रीजन होता है कि लड़कियां जो है शादी के लिए जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, या कहते हैं कि लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं? एक तो लंबाई में वृद्धि होती है, एक शारीरिक बनावट में परिवर्तन होता है। किस प्रकार का परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में लड़कों का सीना चौड़ा हो जाता है। एक मिनट, किशोरावस्था में लड़कों का सीना चौड़ा हो जाता है, लड़कियों के कमर के निचले भाग की चौड़ाई बढ़ जाती है। इसके कारण सुस्पष्ट एवं गठी हुई दिखते हैं लड़कियों की अपेक्षा। स्वर में बदलाव हो जाता है। किशोरों की आवाज़ भारी और किशोरियों की आवाज़ मधुर होती है। ऐसा इसलिए होता है कि किशोरावस्था में स्वर यंत्र, जिसे लैरिकन्स कहते हैं, विकसित होकर बड़ा हो जाता है। स्वर यंत्र लड़कों के गलों के नीचे उभार के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगता है, जिसे गांठ कहते हैं। इस उभार को कंठमणि या एडम्स एपल कहा जाता है। एडम्स एपल यानी कंठमणि, जो गले का जो भाग होता है ना। अब ये देखो, नुकसान है पेन टैबलेट से पढ़ाने का, नहीं तो मैं तुम्हें दिखाता कहाँ है कंठमणि। लड़कियों के में स्वर यंत्र की आकृति अपेक्षाकृत छोटी होती है और सामान्यतः दिखाई नहीं देती है। लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व पिच वाला होता है। लड़कियों की जो आवाज़ होती है उनकी हाई पिच होती है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और लड़कों का स्वर गहरा और भारी होता है। ठीक है, और स्वर यंत्र को कहते हैं लैरिकन्स। ठीक है, ये भी आपको बात याद रखनी है। स्वेद एवं तेल ग्रंथियों में सक्रियता आ जाती है। किशोरावस्था में स्वेद ग्रंथियां यानी जिसमें से पसीना निकलता है, और तेल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाती है। इन ग्रंथियों के अधिक क्रियाशील कारण कुछ लोगों के चेहरों पर फुंसियां कील मुहां से निकलने लगते हैं। तो जो किशोरावस्था में फुंसियां कील मुहां से निकलते हैं, इस स्वेद ग्रंथियों एवं तेल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाने के कारण निकलते हैं। जननांगों की परिपक्वता। किशोरावस्था के अंत तक मानव जननांग पूर्ण रूप से विकसित और परिपक्व हो जाते हैं। लड़कों में शुक्राणुओं का बनना शुरू हो जाता है। किशोरावस्था में अंडाशय परिपक्व होकर अंडाणु का निर्मोचन करने लगते हैं। ठीक है, तो जननांगों की परिपक्वता आने लगती है। मानसिक एवं संवेगात्मक विकास। किशोरावस्था में व्यक्ति पहले की अपेक्षा अधिक सचेत, चिंतनशील, संवेदनशील, भावुक और स्वतंत्र हो जाते हैं। मानसिक विकास का सूचक है। इस अवस्था में किशोरी किसी बात को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, ये टीनेज की दिक्कत है कि इसमें बच्चे आराम से कोई बात स्वीकार नहीं करेंगे, वे तर्क प्रतर्क करके निर्णय लेते हैं। वे सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगते हैं। कभी कभी उनमें असुरक्षा का भावना भी पैदा होने लगती है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण, ये क्या है? देखो,
कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो किशोरावस्था के समय विकसित होते हैं और पुरुष और स्त्री में अंतर को स्पष्ट करते हैं। इन्हें द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, जैसे मतलब कोई जरूरी नहीं है जननांग देखना, लड़के लड़कियों में बाहर से देख के ही आप पता लगा सकते हैं कौन लड़का कौन लड़की। ये किशोरावस्था में आता है और इसलिए इसे द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे किशोरावस्था में लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ, लड़कियों में स्तनों का विकास आदि। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं, लड़के एवं लड़कियों के दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग में बाल आ जाते हैं। ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। ठीक है, सेकेंडरी लैंगिक लक्षण है। सेकेंडरी क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि प्राइमरी तो आप लिंग देख के पता लगा सकते हैं, सेकेंडरी लक्षण ये है। इन लक्षणों के नियंत्रण एवं शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करने के लिए शरीर में विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों में एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ जिसे हार्मोन कहते हैं स्रावित होता है, जो डायरेक्ट ब्लड में मिलता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इन हार्मोनों के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन नियंत्रित करता है? हार्मोन नियंत्रित करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां नालिका विहीन होती है, जिस कारण स्रावित हार्मोन रक्त के साथ मिलकर विशिष्ट अंगों तक पहुंचते हैं और अपना कार्य करते हैं। ये बात हमने अभी इससे पिछली वाली यूनिट में भी पढ़ी थी और यही बात दोबारा आ गई है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां दिख रही हैं। पिछली बार जो पीडीएफ दिखाई थी उसमें सिर्फ केवल लिस्ट दिखाई थी, इसमें देख लो। पीयूष ग्रंथि यहाँ पर होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि गले में होती है, एड्रिनल ग्रंथि ये रही, अग्नाशय ये रहा, स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति ये रही और वृषण की स्थिति ये रही। ठीक है, चलो कुछ और जाने। स्वेद ग्रंथि, तैल ग्रंथि और लाल ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपना स्राव वाहिनियों द्वारा स्रावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोनों को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं, इसलिए इन्हें नालिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे नालिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं, क्योंकि सीधे, वो तो मैंने बता ही दिया था। किशोरावस्था में वृषण द्वारा पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रारंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप लड़कों के मूंछ और दाढ़ी निकलती है। इसी तरह अंडाशय से स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन का शुरुआत शुरू हो जाता है, जिससे लड़कियों में स्तन विकसित होने लगते हैं। ठीक है, अच्छा एक मैं यहाँ पे एक पॉइंट बता देता हूँ, जो मेरी तरह अगर कोई हेयर फॉल से जूझ रहा है तो उसे बता देता हूँ। हेयर फॉल कब होता है? हेयर फॉल तब होता है जो मैन मतलब लड़कों में होता है। देखो लड़कों में तो बहुत कम हेयर फॉल होता है ना, कोई तो किसी और रीजन से होता है, इसकी वजह से नहीं होता है, मतलब कोई बायोलॉजिकल रीजन नहीं है। पर जो पुरुषों में होता है ना, वो ये होता है टेस्टोस्टेरोन जब ज़्यादा बनने लगता है ना शरीर में, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बनने लगता है ना, तो ये एक्सेस जो टेस्टोस्टेरोन है उसे डीएचटी में कन्वर्ट करने लगता है शरीर। ठीक है, और ये डीएचटी जो है ना, ये हेयर फॉलिकल्स को नुकसान पहुंचाती है या बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है डीएचटी। तो इस वजह से होता है ये जो लड़कों में तुम देखते हो गंजापन आगे से या पीछे से चांस है, वो सब डीएचटी की वजह से होता है, जो हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल की वजह से होता है। ठीक है, ओके, अगला पॉइंट है प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य। जब किशोरों के वृषण नर युग्म अर्थात शुक्राणु एवं किशोरियों के अंडाशय मादा युग्मक अर्थात अंडाणु उत्पन्न करने लगते हैं, तब वे प्रजनन के योग्य हो जाते हैं। स्त्री में जनन अवधि 11 से 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक होती है। ठीक है, पुरुषों में शुक्राणु की क्षमता स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। इन्होंने गोल मटोल क्यों बताया है कि ये जो स्टार्ट तो वही 11-12 में होता है, लगभग जीवन काल तक ही पुरुषों में रहती है शुक्राणु उत्पादन की क्षमता। ठीक है, स्त्रियों के अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा 28 से 30 दिन के अंतराल पर किसी एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। ठीक है, स्त्री के किसी अंडाशय से अंडाणु निकलेगा। यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो स्थिति में अंडाणु और गर्भाशय की भीतरी दीवार मोटी होकर रुधिर वाहिकाओं सहित टूटने लगती है। ठीक है, जहां वो अंडाणु रखा होता है दीवार के साथ, उसे रुधिर वाहिकाओं सहित टूटने लगती है, जिसके कारण रक्त का स्राव होता है, जिसे कहते हैं ऋतुस्राव या रजोधर्म या माहवारी कहते हैं। ठीक है, एमसी भी कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड्स भी कहते हैं। यदि अंडाशय से निकलने वाला अंडाणु निषेचित हो जाता है तो युग्मनज को ग्रहण करने के लिए गर्भाशय की दीवार मोटी होने लगती है, जिससे गर्भधारण हो सके। ठीक है, अगर निषेचित हो गया तो दीवार मोटी होने लगेगी और एक हार्मोन का नाम भूल जाऊँ मैं, उसका स्राव होने लगता है शरीर में, ताकि शरीर तैयार हो जाए बच्चे के लिए। तो उस स्राव को ही मापता है, जो वो होती है ना किट, प्रेगनेंसी नापने वाली किट, वो इसी चीज़ को मापती है, उस हार्मोन को। ठीक है, मादा के प्रजनन तंत्र में इस प्रकार का रचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तन का एक चक्र प्रत्येक 28 से 30 दिनों के अंतराल पर चलता है। इसे ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, अंडाशय से निर्मोचित होना, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना, निषेचित न होने की स्थिति में मोटी दीवार का रक्त वाहिनियों सहित टूटना शामिल है। यह चक्र स्त्रियों में 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 45-50 वर्ष तक, अभी पहले ही बताया था, चलता रहता है। पहला ऋतुस्राव चक्र किशोरी अवस्था में ही होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। रजोदर्शन किसे कहते हैं? जब पहला ऋतुस्राव चक्र होता है, पहला पीरियड होता है। 45-50 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते यह चक्र प्राय रुक जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं।
ठीक है, फिर पीरियड्स रुक जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है, परंतु धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं जनन स्वास्थ्य की। देखो, लड़कियों की विवाह के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष कानून बनाकर निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, अच्छा अब देखो लिंग निर्धारण पे। लिंग निर्धारण, पहली बात तो यह है कि मतलब इसमें पुरुष का योगदान नहीं होता, मतलब महिला का योगदान नहीं होता, पुरुष का योगदान होता है। बाकी पढ़ते हैं, निषेचित अंडाणु अर्थात युग्मनज में शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश युग्मनज में धागे जैसी संरचना गुणसूत्र में निहित होता है। गुणसूत्र याद है ना तुम्हें? धागे नुमा संरचना याद है? केंद्रक के पास में जो होती है, केंद्रक में जो केंद्रक के पास जो धागा नुमा संरचना होती है, जो केवल विभाजन के समय दिखती है, वही तो गुणसूत्र थे। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका केंद्रक में उपस्थित होते हैं। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें से 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र पुरुष और समान स्त्रियों में समान प्रकृति के होते हैं, जो संतति में रंग, लंबाई एवं शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होते हैं। संतति मतलब संतान। 23वां जोड़ा अर्थात 2 गुणसूत्र इसमें भिन्न प्रकृति के होते हैं। ये लिंग गुणसूत्र XY रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, पुरुष जो है XY दे सकता है, मादा जो है YY देती है, इस तरीके से होता है। ना, मादा केवल XX देती है। स्त्री में 2 X गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है। यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु X गुणसूत्र वाले अंडाणु के साथ निषेचित होता है तो युग्मनज XY प्रकृति का होता है और नवजात शिशु लड़का होता है, जबकि X गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ निषेचन के होने पर युग्मनज XX प्रकृति का होता है और नवजात शिशु लड़की होती है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि पुत्र के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी बाएं गुणसूत्र केवल पुरुषों में ही पाए जाते हैं। इसलिए पुत्र पैदा न होने पर स्त्रियों को दोष ठहराना अवैज्ञानिक है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। संतान में समाज की क्या था? समाज में संतान के लिंग निर्धारण के लिए स्त्रियों को प्रताड़ित करना पूर्णतः गलत और निराधार है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ लिया होगा 10th में। अच्छा, पोषण का क्या महत्व है? देखो, वो जो किशोरावस्था है ना, वो उसमें ज़्यादा चूँकि विकास होता है लंबाई का और शारीरिक अंगों का, तो इसलिए थोड़ा पोषण ज़्यादा महत्व होता है। तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए? किशोर और किशोरावस्था को भोजन में प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों जैसे दाल, दूध, अंडा, मांस, चना, राजमा आदि लोहयुक्त प्रचुर खाद्य जैसे हरी सब्जियां, गुड़ और फलों की अधिकता में शामिल करना चाहिए। ताजी हवा में टहलना, व्यायाम करना और बाहर खेलना शरीर को स्वस्थ रखता है। योगासन और ध्यान भी मानसिक शक्ति तथा शांति के लिए आवश्यक है। ठीक है, किशोरावस्था में कुपोषण के कारण। किशोरावस्था में तेजी से होते हुए बाह्य एवं आंतरिक परिवर्तनों के कारण उपापचय क्रियाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए जिससे शरीर को अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। कई बार किशोरावस्थी उस अनुपात में भोजन नहीं लेते हैं जो कुपोषण का कारण बनते हैं। बेफिक्री, लापरवाही और बंधनों को तोड़ने की मानसिक उत्तेजनावश किशोरावस्था घर के बने ताजे भोजन के स्थान पर पैक किए हुए अथवा डिब्बाबंद खाद्य और जंक फूडों को प्राथमिकता देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इससे उन्हें ऐसा लगता है बेफिक्र हैं, वो लापरवाह हैं, मतलब मजा आता है ये चीजें करने में उन्हें। नई तर्क शक्ति आई होती है। स्वास्थ्य पोषण योजना है। ठीक है, कौन कौन सी स्वास्थ्य पोषण योजनाएं चली थी वो आपको याद रखनी है। पहली योजना है ICDS या समेकित बाल विकास कार्यक्रम। ठीक है, अब ये क्या है ICDS? इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ICDS फुल फॉर्म, तो ICDS की फुल फॉर्म है, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको दिखा दिया मैं क्या कर रहा हूँ। लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर 1975 द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। क्या था? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज इसकी फुल फॉर्म है। तो और क्या था, अगला देखते हैं। नेक्स्ट इज, तो इसमें क्या हुआ था? वृद्धि निगरानी, अनुपूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच एवं पोषण, स्वास्थ्य परामर्श, किशोरी व की देखभाल इसमें हुआ था। स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण करता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वास्थ्य परीक्षण कराता है। RVSK ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस, पोषण पुनर्विकास केंद्र, विक्स आयरन, विटामिन एवं आयोडीन वितरण संबंधी कार्यक्रम, ये किशोरियों को आयरन एवं कृमिशक गोली उपलब्ध कराना, गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोली देना, डिमोर्मिंग कराना,
मतलब पेट के कीड़े मारने के लिए गोली देना, शौचालय का निर्माण व साफ सफाई करना, ये पंचायती राज का कार्य है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत क्या होता है, मिड डे मील बढ़ता है। पाठ्यक्रम में पोषण एवं स्वास्थ्य की विषय वस्तु को समाहित करके जन जागरूकता फैलाई गई है। ठीक है, तो किस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या चल रहा है, ये इसमें था। स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण कराता है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वास्थ्य परीक्षण कराता है, RBSK या ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस और ये पोषण पुनर्विकास केंद्र, विक्स, आयरन, विटामिन एवं आयोडीन वितरण संबंधी कार्यक्रम जो होते हैं, ये होते हैं किशोरियों को आयरन एवं कृमिनाशक गोली उपलब्ध कराने के लिए, गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोली देने के लिए, डिमोर्फिंग कराने के लिए। ठीक है, चलो ये चीज़ आप याद रख लेना। मेन चीज़ तो ये याद रखनी है, क्या याद रखनी है, MDM तो सब शिक्षा अभियान के तहत चला था। शौचालय का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, ICDS याद कर लियो, ये समेकित बाल विकास कार्यक्रम, ये किशोरी व गर्भवती माँ की देखभाल जांच वगैरह के लिए था। ठीक है, चलो धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से दुष्प्रभाव स्टैनले हो के अनुसार। अरे वाह बेटे वाह, ये तो मजा कर दिए। स्टैनले होल के अनुसार किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर किशोरियां तनाव युक्त, भ्रमित और असुरक्षित महसूस करते हैं। इन तनावों से उबरने के लिए किशोर अनजाने में ही धूम्रपान या मादक पदार्थों जैसे तंबाकू, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का सेवन करने लगते हैं और धीरे धीरे इनके आदी हो जाते हैं, परंतु इनके प्रयोग से आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचती है। मादक द्रव्यों का सेवन व्यक्ति के यकृत को प्रभावित करता है और उसकी कार्य क्षमता घट जाती है। ठीक है, तो यकृत को प्रभावित करेगा। दूसरी बात होता क्या है कि ये जो पहली बात तो बहुत ज़्यादा कैजुअल दिखाने के लिए लोग स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आदत हो जाती है, तो ये काम नहीं करना चाहिए। तंबाकू, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलो जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं दुष्प्रभाव। 2011 की जनसंख्या अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ थी 2011 के अनुसार। ठीक है, जो निरंतर बढ़ रही है। भारत में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। देश की गर्म जलवायु, अच्छा, विवाह की अनिवार्यता, कम उम्र में विवाह, यौन शिक्षा का अभाव, परिवार नियोजन के उपायों की सीमित जानकारी, चिकित्सा सुविधा और रोगों के रोकथाम के उपयोग में बढ़ोतरी। ये तो एक्चुअल में उल्टा काम कर रहा है। चिकित्सा सुविधाएं बढ़ गई हैं तो लोग मरते कम है ना। मतलब मुझे जो लगता है ना, सीरियसली वो लगता है, एक तो कम उम्र में विवाह नहीं होना चाहिए, विवाह की उम्र तो 25 कर दो मिनिमम, और विवाह की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। ये बहुत गलत पॉइंट है, क्योंकि जो विवाह नहीं करता ना, हमारे यहाँ भारत में उसे ना थोड़ा हीन दृष्टि से देखते हैं, उसे घर नहीं लाना चाहता कोई बंदे को। और देश की गर्म जलवायु, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभावों को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय में कमी आती है, सही बात है, निर्धनता आती है, खाद्य सामग्री कमी आती है, महंगाई होती है, आवास सुविधाओं में कमी आती है, पर्याप्त न मिल पाने से कुपोषण होता है, स्वास्थ्य स्तर निम्न होता है, चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन संबंधी सुविधाओं की कमी होती है, रोजगार में कमी होती है, अपराधों में वृद्धि होती है। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 31 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ये दोनों दिवस याद कर लेना, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, वो मुझे याद आ रहा है, शायद 1 जुलाई को मजदूर दिवस मनाया जाता है क्या, ऐसा ही कुछ है। 1 जुलाई को क्या मनाया, 1 जून को, सॉरी 1 जून को क्या मनाया जाता है, 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 1 मई को मनाया जाता है क्या, 1 मई 2021, 1 मई 2021 पंचांग आ गया ये तो। ठीक है, चलो मैं बता दूंगा तुम्हें देख के आराम से। ठीक है, सरकार द्वारा परिवार नियोजन विभाग का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया है। यह एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम या परिवार नियोजन विभाग, ये जो है केंद्र सरकार की परियोजना है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत एक ही परिवार में 2 बच्चों की संकल्पना दी गई है, जिसके अंतर्गत हम दो हमारे दो का प्रचलित नारा दिया गया है। ठीक है, 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 वर्ष का अंतराल रखना भी आवश्यक है। बेटे या बेटी दोनों को समान से उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष क्या है, मिशन इंद्रधनुष सन 2020 में भारत के सभी बच्चों का टीकाकरण कराना है। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष मुख्य रूप से 7 डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी बीमारियों के टीके बच्चों को लगाकर इन्हें से सुरक्षित करना है। तो मिशन इंद्रधनुष क्या है, ये एक योजना शुरू करी गई है केंद्र सरकार के तरफ से 2020 में, और इसमें 7 टीके लगाएंगे। टीके किस किसके होंगे, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस 3, पोलियो, तपेदिक, खसरा 6 और हेपेटाइटिस बी 7। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना, इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसूत कराने के लिए 1000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा तो पता ही है, 108 और 102, 108 प्रादेशिक सेवा के लिए, 102 नेशनल सेवा के लिए।
या अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में पहुँचते हैं तो 112 भी कर सकते हैं कॉल इमरजेंसी के लिए किसी प्रकार की। इसका उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को 24 घंटे निःशुल्क चिकित्सा सुलभ उपलब्ध कराना है। ठीक है, हमने क्या सीखा? हमने बहुत कुछ सीख लिया, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। चलो आओ टेस्ट करते हैं, टेस्ट लगाते हैं। किशोरावस्था की अवधि है 0 से 5 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 से 19 वर्ष, 20 से 50 वर्ष, 11 से 19 वर्ष। एस्ट्रोजन है महिला स्त्री हार्मोन, अंडाशय में उसमें बनता है, अंडाशय में। समांतर ऋतुस्राव प्रारंभ होता है 11 से 13 वर्ष की अवस्था में। किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजनाएं हैं समेकित बाल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल विकास कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस, ये दोनों हैं। ठीक है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ये भी है, वैसे तो समेकित बाल विकास कार्यक्रम ये भी है, सही है, उपयोग सभी सारी ही हैं। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, 31 मई को वो तम्बाकू वाला था। जनन परिपक्वता किशोरावस्था में आती है। चलो ये तो कुछ ज़्यादा नहीं है तगड़ा काम। दिव्यांगता चैप्टर पढ़ते हैं। सो आधी यूनिट खत्म हो गई है, स्टे टाइट, अगली यूनिट भी खत्म करके उसके बाद ही बात करेंगे। दिव्यांगता की बात करते हैं। दिव्यांगता किसे कहते हैं? उन सभी अवस्थाओं को जिसमें शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता आ जाती हो दिव्यांगता या विकलांगता कहते हैं। दिव्यांगता या विकलांगता किसे कहते हैं? जिसमें शारीरिक अक्षमता या मानसिक अक्षमता आ जाती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द के प्रयोग पर जोर दिया है। दिव्यांग से तात्पर्य है अतिरिक्त शक्ति, क्योंकि ऐसा होता है प्राय देखा गया है, जैसे किसी में कोई देखने में असमर्थ है ना, तो उसके हाथ की जो सेंसरी पावर है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए इन्हें दिव्यांग कहा गया है। दिव्यांग या अक्षमता। दिव्यांगता एक व्यापक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी है। ठीक है, पहली बात। WHO के अनुसार अक्षमता किसी व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। किसी अंग विशेष की कार्यक्षमता को सीमित करना जिसमें दिन प्रतिदिन की क्रियाएं प्रभावित होती हैं उसे दिव्यांगता कहा जाता है। मतलब कोई ऐसा दिन प्रतिदिन का काम करने का अगर प्रभावित हो रहा है, कोई अंग विशेष कार्यक्षमता सीमित हो रही है, तो उसे विकलांगता कहा जाएगा। एक व्यक्ति जिसका कोई शारीरिक दोष है जो किसी प्रकार से सामान्य कार्यों में भाग लेने से रोकता है अथवा उसे सीमित रखता है, उसे हम शारीरिक न्यूनताग्रस्त या दिव्यांग व्यक्ति कह सकते हैं। दिव्यांगता का तात्पर्य शारीरिक या मानसिक अक्षमता डिसेबिलिटी से होता है। शारीरिक क्षमता में पेशीय अथवा स्नायु संबंधी विकार, हाथ पैर आदि न होना, मानसिक अक्षमता में मानसिक बीमारी एवं मंदबुद्धि आदि शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो मानसिक बीमारी अथवा मंदबुद्धि शामिल किए जाते हैं मानसिक क्षमता में। दिव्यांगता के कारण एवं लक्षण। कारण क्या है? एक तो जन्मजात हो सकती है, आनुवांशिक हो सकती है, गर्भ के दौरान संक्रमण से, विकिरण से, दवाओं के दुष्प्रभाव से। इसलिए जो वो होते हैं ना प्रेग्नेंट वुमेन, उनके लिए दवाइयाँ भी स्पेशल दी जाती हैं। उपार्जित दिव्यांगता जीवन काल में किसी भी समय हो सकती है, जैसे दुर्घटना से या इमरजेंसी की स्थिति में, आकस्मिक आघातों की स्थिति में। दिव्यांगता के प्रकार। केंद्र सरकार ने कुछ नई अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा है। अब 21 प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। 21 प्रकार से विकलांग आदमी हो सकता है। पहला दृष्टिबाधित, मतलब देखने की क्षमता को विजन, आईसाइट या दृष्टि कहा जाता है। दृष्टिबाधित व्यक्ति पूर्ण रूप से आंशिक रूप से देखने में अक्षम होता है। लोकोमोटर दिव्यांगता। लोकोमोटर मतलब लोकल, मोटर का मतलब होता है चलने से संबंधित। हड्डियां, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को लोकोमोटर दिव्यांगता कहते हैं। यह दिव्यांगता पोलियो, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने, सेरेब्रल पैलेसी, फ्रैक्चर आदि के कारण होती है। इसमें प्रभावित अंगों की हड्डियों की बनावट एवं कार्य सामान्य नहीं रह जाते हैं। मानसिक विकलांगता या बौद्धिक अशक्तता। मानसिक विकलांगता में सूझबूझ, तर्क एवं ग्रहण क्षमता का अभाव होता है। इसे पहले मानसिक मंदता कहते थे। इस दिव्यांगता में बच्चों का विकास अन्य बच्चों की तुलना में धीमी गति से होता है। इस दिव्यांगता में ग्रसित बच्चे दैनिक कार्यों के लिए भी दूसरे पर निर्भर होते हैं। श्रवण विकलांगता आपको पता ही है, जिसे सुनना सामान्य रूप से बोलने एवं भाषा के लिए प्रथम आवश्यकता है। बच्चा परिवार में आसपास के वातावरण में लोगों की बोली सुनकर ही बोलना सीखता है। श्रवण बाधिता के कारण बच्चा बोलने में सक्षम नहीं हो पाता है। कई बार जो बच्चा बोल नहीं पाता ना, उसके 2 रीजन होते हैं। पहली बात तो ये होता है कि वो बोल नहीं सकता, वो वैसे विकलांग है मुंह से, या हो सकता है उसको सुन नहीं सकता इसलिए बोलेगा कैसे, क्योंकि बोलने के लिए पहले सुनना जरूरी है। ठीक है, किसी व्यक्ति का पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होना श्रवण दिव्यांगता कहलाता है। डिस्लेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधित बीमारी है जिसमें बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। डिस्लेक्सिया से ग्रसित बच्चे अक्षर और शब्द को उल्टा पढ़ते हैं और कुछ अक्षरों का उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। उनकी उच्चारण क्षमता सामान्य बच्चों की अपेक्षा कम होती है। यह 3 से 15 साल के बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। डिस्लेक्सिया कोई मानसिक रोग नहीं है, ये बात ध्यान करने वाली है। डिस्लेक्सिया कोई मानसिक रोग नहीं है। ठीक है, डिस्ग्राफिया में लिख नहीं पाता है। इसमें मोटर सेंसर जो ऑर्गन होते हैं उसकी वजह से। डिस्ग्राफिया सुसंगत रूप से न लिख पाने की क्षमता है। यह एक दिमागी बीमारी की पहचान के रूप में चिन्हित है। डिस्ग्राफिया एक प्रकार का लेखन विकार है
जो लेखन के कौशल पर असर डालती है। इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन और शब्दों और वाक्यों पैराग्राफों को समाहित करने जैसे कौशल बाधित होते हैं। डिस्ग्राफी से पीड़ित बच्चों को सही रूप से लिखने में कठिनाई होती है तथा इनके लेखन की गति भी धीमी हो जाती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं फर्स्ट एड। चोट लगने पर या बीमार होने पर तुरंत उपचार दिया जाता है। इस प्रारंभिक उपचार को ही प्राथमिक उपचार कहते हैं। प्राथमिक उपचार सिर्फ चिकित्सा सुविधा मिलने से पहले तक पीड़ित व्यक्ति की स्थिति को बिगाड़ने से बचाने और कुछ आराम देने के लिए होता है। प्राथमिक उपचार कभी भी चिकित्सा का विकल्प नहीं है। चिकित्सक का प्राथमिक उपचार के लिए कुछ आवश्यक सामग्री एक पेटी में रखी जाती है जिसे फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। ठीक है, क्या क्या रखी होती हैं? उपयोग में की जाने वाली रुई, पट्टियाँ, गोज, पिन, कैंची, थर्मामीटर, चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया, माचिस, टॉर्च, कपच्ची। ठीक है, कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जैसे पैरासीटामोल, डिटोल, टिंचर, ग्लूकोज, ORS का पैकेट, पेन बॉम, एंटीसेप्टिक क्रीम, नमक, शक्कर आदि। पैरासीट टैबलेट बुखार उतारने के काम आती है। ग्लूकोज ORS का पैकेट उल्टी, चक्कर रोकने का काम करता है। एंटीसेप्टिक क्रीम और डिटोल घाव को संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, कुछ बातों का हमें ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे प्राथमिक उपचार पेटी में मरहम और तेज गंध वाली दवाइयों व खाने की दवाइयों को अलग अलग रखना चाहिए। ऐसी दवाएं जिनका उपयोग की तारीख निकल चुकी है उन्हें फेंक देना चाहिए। अच्छा, चोट लगाने पर कैसे उपचार करते हैं? सबसे पहले तेज बहते हुए रक्त को रोकने के लिए हाथ को हृदय से ऊंचा रखना चाहिए, हृदय से ऊपर ले जाओ। ठीक है, यदि बर्फ उपलब्ध हो तो साफ कपड़े में लपेटकर चोट वाले स्थान पर रखने पर रक्त का स्राव कम होता है। साधारण चोट तो एंटीसेप्टिक घोल से साफ करके दवा लगाकर पट्टी बांध देनी चाहिए, पर गंभीर चोट हो तो चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। गिरने या फिसलने से है या हड्डी टूटी हो तो हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। कभी तुम खुद ही से सही करने लगो। कपच्ची तथा पट्टियों के द्वारा प्रभावित अंग को सहारा देकर बांध देना चाहिए ताकि ना हिले। ठीक है, अब बात करते हैं दिव्यांगता के प्रति राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास हुए हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के अंतर्गत पुनर्वास सेवाओं के लिए इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। 7 राष्ट्रीय संस्थान है जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो इस प्रकार है। शारीरिक राष्ट्रीय संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कोलकाता, राष्ट्रीय मानसिक संस्थान विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय पुनर्संधान एवं अनुसंधान संस्थान कटक, राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। 7 राष्ट्रीय संस्थान हैं जो भारतीय पुनर्वास परीक्षण अधिनियम, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कुछ और भी जाने। दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य का सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 3 दिसंबर 2015 को विश्व दिव्यांग दिवस अवसर पर प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया क्योंकि हमने दिव्यांग व्यक्ति को सशक्त करा। उत्कृष्ट एवं बाधा रहित वातावरण के लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ को 3 दिसंबर 2014 विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय का पुरस्कार प्रदान किया गया। किन्हें प्रदान किया गया? डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ को। 3 दिसंबर को ही हो रहा है। 3 दिसंबर मुझे लग रहा है राष्ट्रीय विकलांग दिवस है। 40% या उससे अधिक किसी प्रकार की क्षमता वाले विकलांग को दिव्यांग कहा जाता है। मतलब अगर मेडिकल सर्टिफिकेट बना रहे हो तो 40% होना चाहिए। दिव्यांगता 40% है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? CMO, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता विकास कंसोर्टियम IDDC क्या है? IDDC सूचना एवं सहयोग के आदान प्रदान के माध्यम से दिव्यांग लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देता है। मोबिलिटी इंटरनेशनल USA MIUSA अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं विकलांगता कार्यक्रम दिव्यांग एवं विकास के प्रतिभागियों के रूप में दिव्यांग लोगों को शामिल करने के लिए दिव्यांगता समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय विकास समुदाय के बीच एक पुल का कार्य करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो विकास समुदाय है और दिव्यांग समुदाय है उनके बीच में विकास का कार्य करता है, पुल का कार्य करता है MIUSA या मोबिलिटी इंटरनेशनल USA या IDDC भी इसी काम को करता है। ठीक है, मतलब ये इंटरनेशनल संस्थाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विकलांगों के उत्थान के कार्यक्रम से जुड़ी है? तो उसमें ऑप्शन आ गया IDDC, तो आपको लगाना है। MIUSA तो उसमें आपको लगाना है। ठीक है, कुछ और भी जाने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। वो आपको पता ही है, काफी गदर कट्टा था। पहला पैरालंपिक खेलों का आयोजन 1960 में रोम में किया गया था। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में 21 प्रकार की क्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, और 7 इंस्टीट्यूट हैं, ये तो आपको पता ही है। श्रवण दिव्यांग अक्षम होते हैं, श्रवण जो सुनने में अक्षम होते हैं, सुनने एवं बोलने में दोनों में अक्षम होते हैं।
ठीक है। हड्डियां जोड़ों एवं मांसपेशियों की अक्षमता को कहते हैं लोकोमोटर दिव्यांगता। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बात। अगर ये क्लासेस आपकी मदद कर रही हो तो प्लीज़, नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बेल आइकन दबा लेना ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आई हो तो देखो एफर्ट्स तो लगते ही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो आगे हम क्या पढ़ाने वाले हैं? आगे हम पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट ऑफ कोर्स, यूनिट नंबर 7 फिनिश हो गई। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 8 की। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जैसे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक कर दें, और कमेंट भी लिख सकते हैं आप। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गुरुवा क्लासेस। आपका दिन शुभ हो।